उन्ना पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद उन्ना पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आम इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, आम इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, आम इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। आम इंसान गुंडा नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। पुलिस को गुंडा नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। इंसानियत आप खत्म नहीं सभी करेंगे। दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तरफ। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लापरवाही के कई मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं, इसके पीछे सरकार का फेलियर होना साफ साफ दिखता है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप यहाँ पर आप देख रहे हैं खड़े हुए सभी लोग लगा रहे हैं। क्या इनकी ग्रीवेंस है, किस लिए आज यहाँ पर खड़े हैं? इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर कीजिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैं आज बड़सर से ऊना यहाँ पर आया हूँ और मुझे यहाँ पर जिनके जो विक्टिम हैं, जिनके साथ ये घटना हुई है, उन्होंने ख़ास तौर पर बुलाकर कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएं, क्योंकि मीडिया का रोल सच में ही ये है कि एक व्यक्ति जो समाज में कहीं ना कहीं न्याय की तरफ देखता है और उसको अगर न्याय नहीं मिल रहा हो तो मीडिया की सर्वप्रथम जिम्मेवारी बन जाती है उस न्याय को दिलाने के लिए या उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए। और इसी जिम्मेवारी के माध्यम से आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जिला ऊना के एक पंचायत में एक उप प्रधान के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग किए गए, उसको मारा गया, उसके साथ में महिलाओं को भी मारा गया है। क्या ये पूरा माजरा है, क्यों ऐसा हुआ, क्या क्या घटना इसके बीच में रही? और क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है, जिला ऊना से जुड़ा हुआ है और ऊना पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्होंने इसके खिलाफ जो कार्रवाई की है या जो बात की है, जैसा कि इन लोगों ने बताया है, ये लोग उसके विरोध में खड़े हुए हैं कि जहां हमें इंसाफ मिलना चाहिए था वहां हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। और पूरी घटना क्या हुई, किस तरह से हुई, मैं आपके बीच में लेकर चलूँगा। हमारे बीच में यहाँ पर उप प्रधान हैं, यहाँ पर एक पंचायत के, मैं पूरी जानकारी इनके माध्यम से लूँगा और देखेंगे आप इनके टांग पे यहाँ पर प्लस्तर चढ़ा हुआ है, इनके ये छोटे भतीजे हैं शायद, और इनका जो है बाजू तोड़ दिए गए हैं। ये महिला जो लड़की जो आप देख रहे हैं खड़ी हुई है, इनकी पत्नी है, जिनके सर पे आप देख रहे हैं 3 टांके लगे हुए हैं। ऐसे यहाँ पर ये महिला हैं, ये एक दूसरी महिला, ये सभी महिलाएं। क्या है इनका इस सब केस से संबंध, क्यों यहाँ पर ये लोग पूरे पंचायतों के और इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं? इसलिए देखिए पीछे भी यहाँ पर लोग युवा खड़े हुए हैं। ये हिमाचल प्रदेश पुलिस में जो लॉ एंड ऑर्डर की लापरवाही है, जो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के लिए एक सरदर्द बनती हुई जा रही है, उस विषय में यहाँ पर खड़े हुए। तो चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ऊपर प्रधान यहाँ पर हमारे बीच में खड़े हैं, आप अपना नाम बताएंगे और शुरू करेंगे। क्या विषय, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? सर मेरा नाम जोगिंदर पाल है। मैं मौजूदा समय में ग्राम पंचायत कठो में का उप प्रधान हूँ और ये सर वाक्य है कि 25 अप्रैल 2022 को मेरा भतीजा जो कि मेरे सगे बड़े भाई का लड़का है, उसने अपनी मर्ज़ी से समूर कला में लव मैरिज की थी। वैसे हम सभी इस शादी के ख़िलाफ़ थे, मैं खुद भी ख़िलाफ़ था और ये लड़की के जो माता पिता थे वो भी इस शादी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन बच्चों ने अपने आप जो है कोर्ट में जाकर मैरिज की है। उसके बाद इनको निरंतर धमकियां मिलती रही मायके साइड की तरफ से, धमकियां मिलती रही दोनों बच्चों को। तो ये अपनी एक एप्लीकेशन लेकर डीएसपी कुलविंदर सिंह जी जो हेडक्वार्टर ऊना के डीएसपी हैं वहाँ पे गए थे और उन्होंने इनकी एप्लीकेशन लेके अपना सिटी थाना ऊना के लिए मार्ग करी थी, जहाँ से बरवली सिटी थाना ऊना से इन लड़की के मायके पक्ष को उन्होंने फ़ोन करके बतला दिया था कि बच्चों ने जो है अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है और इनको तंग ना किया जाए। तो सर मैं एक उप प्रधान के साथ साथ मैं अपना एक त्यार गांव में बियर बार भी चलाता हूं, जहां पे मैंने समूर का एक लड़का जो अजय कुमार है उसको मैंने अपने पास काम के लिए रखा हुआ है, जो मेरे पास लगभग 20 दिन से काम कर रहा है। तो उस दिन सर हमारे गांव में शादियों का ज़्यादा रश होने के कारण बियर बार को हम बंद करने के लिए थोड़ा लेट हो गए थे। तो मैंने अपने भतीजे को बोला कि आप अजय कुमार को अपने घर समूर छोड़ाओ। तो सर जो विजय कुमार है वो अपनी गाड़ी PB07 BY 6681 में अपना समूर अजय कुमार को छोड़ने गया और वहाँ पे कुछ 4-5 जब ये उसको समूर जेल के पास उतार रहा था
इसके अजय कुमार के घर के पास। तो कुछ 4-5 बाइकें जो है वहाँ पे आई और इसके आसपास खड़ी कर दी। तब विजय कुमार को शक हुआ, क्योंकि इसके ससुराल भी वहाँ पे ही है। इसने वहाँ से गाड़ी भगाने की कोशिश की। जब वहाँ से इसने गाड़ी भगाई तो जिस रोड पे इसने गाड़ी भगाई वो आगे जाके रोड बंद हो जाता था। तो इसको आगे जाके ख्याल आया कि ये रोड तो आगे बंद हो जाता है। इसने गाड़ी को वापस वहाँ से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी वहाँ पे रेत में फंस गई। तो उन लोगों ने इसको जल्दी से पकड़ा और पकड़ के पीटते हुए एक घर में, जो कि अपना कमलजीत काकू का घर है, उसके अंदर ले गए और वहाँ पे इसके साथ मारपीट की। जितनी भी वो मारपीट कर सकते थे इससे मारपीट की। और लगभग कोई 2 बजे के करीब मुझे वहाँ के उप प्रधान चरणजीत का फ़ोन विजय कुमार के फ़ोन से पहले रात को आया 2 बजे, रात को 2 बजे के करीब सर वहाँ के उप प्रधान चरणजीत का फ़ोन आया कि वो विजय कुमार के फ़ोन से ही उसने फ़ोन किया और मुझे बोला कि क्या आप उप प्रधान बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ जी मैं उप प्रधान बोल रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने आपका यहाँ पे लड़का पकड़ रखा है, अगर आप यहाँ पे आधे घंटे में नहीं पहुँचे तो लड़के को ख़त्म कर देंगे। तो मैंने बोला जी कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। मैंने अपनी मिसिज़ को उठाया और अपने ब्रदर को उठाया और जो जिस लड़की से विजय कुमार ने शादी की है उसको भी उठाया और उनको सारा वाक़या बताया मैंने कि ऐसे ऐसे समूर से फ़ोन आया है तो ये बात हो गई है। तो हम वहाँ से इकट्ठे चारों एक गाड़ी में चले और चलते चलते हमने 100 नंबर पे कॉल की कि हमें ऐसे ऐसे बात हुई है, सारा वाक़या बताया, हमें पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो सर मैंने उनको लगभग 4 बार कॉल करी, वो बार बार एक ही रिस्पॉन्स दे रहे थे कि हमने जो है उन्ना बोल दिया है। जब मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं दिखा, कोई मदद मिलती नहीं दिखी, तो मैं सर वहाँ से सीधा सिटी थाना उन्ना गया, जहाँ पर एक ही कर्मचारी मौजूद था। मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने मुझे बोला कि हमारा जो है वो जो एरिया है वो सदर थाना उन्ना का पड़ता है। तो मैं सदर थाना उन्ना आया, जहाँ से मुझे एक ड्राइवर, वहाँ पे भी मैंने आके सारी बात बताई, वहाँ से मुझे एक ड्राइवर, 3 पुलिसकर्मी और एक HP 07C 0516 सरकारी गाड़ी जो है उनके माध्यम से उनको मेरे साथ भेजा गया और मुझे बोला गया कि आप इनको स्पोर्ट में लेके जाओ। जब मैं वहाँ पे स्पोर्ट पे गया, मैंने अपनी पत्नी और अपने भाई और अपनी जो बहू है उसको गाड़ी में बैठने के लिए बोला और मैं खुद पुलिस के साथ जो है उस घर के पास गया जहाँ पे वो लड़कों को पकड़ रखा था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, जब हमने पुलिस वालों ने उनका गेट खोला, जैसे ही हम उनके गेट के अंदर एंटर हुए तो 60 से 70 लोग जो है जिनके हाथों में कोई डांगें, कोई रोडें, कोई पता नहीं क्या क्या था, उन्होंने सीधा डायरेक्ट कोई बात ना करते हुए बीच में वो जो कमलजीत प्रधान चरणजीत जिसने मुझे फ़ोन किया था वो भी उन्हीं के साथ मुझे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। पुलिस वहाँ पे तमाशगीन होकर खड़ी रही, कोई मेरे को छुड़ा नहीं रहा था। वो जितना दिल चाहे मार रहे थे, उल्टा पुलिस मुझे ही पकड़ रही थी कि आप इधर आ जाओ, और मुझे लगातार मारते गए। उसके बाद उन्होंने 15-20 मिनट बाद उठ के मेरी पत्नी और मेरी जो बहू है उसको भी गाड़ी में से उठाया, उसको घसीटते हुए अंदर ले आए, अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ भी मारपीट की। मेरे सिर पे टंके लगे हैं, मेरी लात फ्रैक्चर है, मेरे लात के लिगामेंट फ्रैक्चर हैं, मेरे भतीजे की दोनों बाजू फ्रैक्चर हैं, ये जो हमारी बहू है उसको 4 टंके लगे हुए हैं। और सर उसके बाद जो है वहाँ पे पुलिस कोई लगभग 4:30 बजे जो है 4:30 और 5 के बीच में जो है वहाँ पे एक भारी पुलिस बल वहाँ पे पहुँचा, लेकिन वहाँ पे उस पुलिस के पहुँचने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें उठा के गाड़ी में रख तो दिया गया, बाद में गाड़ियाँ घेर दी गई। हमें इतनी ज़्यादा चोटें लगी थी, लेकिन 60 से 70 बंदे पुलिस के होने के बावजूद उन बंदों ने अपनी गाड़ियाँ पुलिस के आगे लगा दी और बोल रहे थे कि हम इनको नहीं जाने देंगे, अगर पहले यहाँ पे इनसे बयान लो कि ये बंदे जो है यहाँ पे चोरी करने के लिए आए हुए थे। तो पुलिस ने पता नहीं क्या क्या वहाँ पे कैसे उनको समझाया और हमारी गाड़ी को लेके वहाँ से चले और हमें भी गाड़ी में आते आते आश्वासन दिया कि इनके साथ जो है इनको जो है अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन हम पुलिस चौकी आगे वहाँ पे आए, वहाँ पे हमारे से एक एप्लीकेशन ली, उसके बाद हमें हॉस्पिटल भेज दिया मेडिकल के लिए। तो सर आज लगभग 8वां दिन है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी जो है अरेस्ट नहीं किया है। जो सबसे सामने पता लग रहा है, वीडियो बनी हुई है, हमारी अश्लील वीडियो भी बनाई है, मेरी पत्नी की, मेरी बहू की, और हमारी वीडियो बनाई हुई है उन्होंने मारते हुए, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया है कि इतना बड़ा क्राइम हुआ है, इतने बड़े लेवल का क्राइम हुआ है, हिमाचल प्रदेश को यूपी बना के छोड़ दिया है। ये पुलिस प्रशासन और सरकार के फेल्यूर को बिल्कुल दर्शाता है और मेरी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी जो है उन लोगों को पकड़ा जाए, नहीं तो 2 से 3 घंटे के लिए मेरे साथ जो मेरे सपोर्टर हैं उनके हवाले कर दिया जाए, हम खुद कानून का फैसला कर लेंगे। यहाँ पर हमारे बीच में ये युवा भी हैं जिनको बांध कर ये बता रहे हैं ले जाया गया था। पहले इनसे भी बात करते हैं, क्या हुआ था इंसिडेंट? जैसे आपके चाचा बता रहे हैं, क्या इसमें इंसिडेंट हुआ था? मतलब बाहर से आया था, बाढ़ बंद करने के लिए
मतलब लेट हो गए थे बार बंद करने के लिए। सर मेरे को 1 मिनट और चाहिए। हाँ जी। तो मैं लड़का रखा हुआ समूर से, उसको छोड़ने के लिए आया था घर। मतलब समूर पहुंचा, जैसे मैं पहुंचा तो 3-4 बाइक के आए, मेरी गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी भगाई मैंने, गाड़ी भगाते हुए मतलब आगे ले गया, जिस साइड गाड़ी का मुंह था उस साइड ही गाड़ी ले गया आगे में। आगे रोड बंद हो जाता है, गाड़ी मोड़ने लगा मैं, गाड़ी मोड़ते मोड़ते जैसे बैक की गाड़ी फंस गई उसी चक्कर। मतलब जब आपको वहाँ से उठा के ले गए तो फिर आपसे क्या बोल रहा उन्होंने, क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं, पहले तो मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। कुछ बोल भी रहे थे तो? हाँ जी, कह रहे थे कि मतलब चिट्टा बेचता है, ऐसा कर, मतलब गंदे गंदे वो बोल रहे थे कि माल बेचता है, ऐसा करता है। लड़की है उसका उस गांव से कोई संबंध है क्या? हाँ जी, मायके हैं उसके पास। अच्छा, उसके मायके हैं। हाँ तो जी। आपके के सास ससुर भी वहाँ थे, उसमें इन्वॉल्व थे? लेट पहुंचे थे। मतलब वो थे, वो आपको हाँ जी। बचाने में थे या क्या? नहीं नहीं, बचाने में तो कोई भी नहीं था। अच्छा, वो भी आपको हाँ जी। मतलब मार रहे थे? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सवाल पहले खड़ा होता है कि पुलिस प्रोटेक्शन के साथ कोई व्यक्ति अगर कहीं जाता है, मैं मानता हूँ कहीं लोगों के अंदर विरोध होता है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जब पुलिस के लोग साथ में हों और उसके बावजूद लोग इनको मार रहे हैं और पुलिस उनको नहीं बचा पा रही हो, तो ये एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये आता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो कार्यशैली है उसमें भरोसा कैसे करे? कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले ले और 8 दिन बाद भी वो लोग आज सड़क पे बैठे हुए हों, तो फिर सरकार जो दावे करती है लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने के, उनके जो वादे हैं वो पूरे कैसे होंगे? तो ऊना पुलिस ने अभी तक क्या इस पे कार्रवाई की है, और अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है, ये बड़ा सवाल है। और जो पुलिसकर्मी साथ में गए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है किसी को बचाना? महिलाओं के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार होता है, किसी को मारा जाता है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियरिटी नहीं तो क्या है? क्योंकि ऊना के बीच में पहले भी आपने देखा होगा, अभी 2-3-4 हफ्ते पहले ऊना में पहले भी एक व्यक्ति जिसके ऊपर किसी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसके ऊपर भी हमला हुआ है अभी। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन लड़की से शादी का रिश्ता जहाँ बताया जा रहा है कि इसकी वजह से ये हमला हुआ है, मैं यहाँ पर कुछ प्रधान थे, यहाँ पर कुछ अलग पंचायत के, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। अच्छा, आप कौन सी पंचायत के प्रधान हैं? मैं प्रधान अंजू शर्मा, ग्राम पंचायत बेड़ा धीरज। मैं पुलिस से और प्रशासन से ही मांग करती हूँ कि क्या हमारे पंचायत प्रतिनिधि नहीं सेफ है तो आम जनता कहाँ से सेफ होगी? मैं पुलिस प्रशासन और सरकार से मांग करूँगी कि इनको न्याय दिलाया जाए। अच्छा, और भी प्रधान थे यहाँ पर, एक आप भी प्रधान ही हैं। कौन सी पंचायत के आप? सर, मैं ग्राम पंचायत धमांदरी की प्रधान सुनीता देवी हूँ। जी सर मैं भी यही मांग करती हूँ कि अब जब हम पंचायत प्रतिनिधि सेफ नहीं है तो हम क्या करेंगे बताओ, आप कैसे अपने कार्य करेंगे? तो मैं भी यही मांग करती हूँ कि हमारे इनके साथ न्याय किया जाए। अच्छा, आप भी प्रधान ही हैं जी? आप कौन सी पंचायत के प्रधान, नाम बताइए। मैं ग्राम राजीव पटियाल, ग्राम पंचायत बटरान, हमीरपुर नदौन का प्रधान हूँ। ये जो घटना ऊना में घटी है, इससे पता लगता है कि एक प्रधान को रात को बुलाते हैं, हम भी जाते हैं, और वहाँ का कंसर्निंग जहाँ पर लड़ाई हुई है, वहाँ का सिटिंग उप प्रधान, क्या नाम लिया उसका, चरणजीत, वो इनको बुलाकर इतनी अप्रिय घटना करता है, इतनी बुरे तरीके से मारता है, तो इससे कल को हमें भी आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा। हम किस तरीके से किसी गांव में जाएंगे, वहाँ का प्रधान ही वहाँ से मारपीट करता है। हाँ, घटना हो जाती है, लेकिन किसी की जान पर ही आ जाए। इससे पता चलता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे हिमाचल में है, इससे पता लगता है कि बहुत मतलब निम्न स्तर पर जा चुका है। जी, देखिए, ये सवाल खड़ा करते हैं, पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा की भी बात आ रही है कि जब इनको फैसला करने के लिए कहीं भी कोई बुलाया जाता है, कोई बात की जाती है, तो अगर इस तरह से मारपीट, और दूसरा भी प्रतिनिधि है, ऊपर प्रधान है, तो कौन है जो इस पर कार्रवाई करेगा? और यहाँ पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी वीरेंद्र कंवर जी हैं, तो उनका भी जिम्मेवारी बनता है कि अगर उनकी पंचायतों में या उनके प्रधानों के साथ या उनके पुलिस में, क्योंकि मंत्री हैं वो यहाँ के, अगर यहाँ पर इस तरह से लोगों के साथ लॉ एंड ऑर्डर का खिलवाड़ हो रहा है, महिलाओं के साथ मारपीट हो रही है, उनके वीडियोज़ असली जैसे कि बता रहे हैं, उनके अश्लील वीडियोज़ बनाए उन्होंने, लेकिन वो कह रहे हैं कि भी उन्होंने वायरल नहीं किए, लेकिन इनको मारते हुए सब वीडियोज़ वायरल किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा हो रहा है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर या तो किसी का दबाव है, या फिर पुलिस के पास सही ज्ञान नहीं है कि केस को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। एसपी महोदय क्या इसमें कर रहे हैं, क्या इसके अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, ये उनको ज़रूर इसके ऊपर जवाबदेही करनी चाहिए। प्रधान जी, आप दोबारा कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी सर, एक तो मेरी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि इस जो ये केस है, इसको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देखकर जो है दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दूसरी मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक खासकर अपील रहेगी कि वो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी से मेरी खासकर अपील रहेगी कि जितने भी हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनको रात को हर समय जब भी देखो कॉल कर लेते हैं, कोई शराबी कॉल कर लेता है, कोई कर लेता है, तो हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो
एक हम सुरक्षा के साथ जो है, हम एक सुरक्षा का घेरा बनाकर जो है हम वहाँ से गए, हमने पुलिस को साथ में लिया। उसके बाद हमारे साथ इतना बड़े लेवल का क्राइम हुआ है। मैं चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से जो मेरी वो सारी उन्होंने वीडियो बनाई हैं उनको अगर वायरल किया जाए, जनता में देखा जाए कि क्या वो अटेम्प्ट टू मर्डर था या नहीं था। तो ये अपने पुलिस अपने ही कानून बना के बैठी है कि जी हमें कोई मिलेगा, क्लू मिलेगा तो हम उनको पकड़ेंगे। अभी तक जो है मतलब जो वीडियो के मैंने जिस भी बंदे को वीडियो दिखाई है वो बंदे बोल रहे हैं कि यार इन बंदों को पकड़ा क्यों नहीं गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद अपील करता हूं कि आप पुलिस प्रशासन को जो है निर्देश देकर जल्दी से जल्दी इन जो दोषियों को जो है पकड़वाया जाए। अगर हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों को डर लगने लगे, अगर ये लगने लगे कि अब हम सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमारी सरकारें, मुख्यमंत्री जी, चाहे वो केंद्र सरकार, चाहे वो कोई भी व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हम मिशन रिपीट, क्योंकि भाजपा की सरकार है तो मैं भाजपा के लिए बोल रहा हूँ, भाजपा सरकार रिपीट करेगी। सब इन दिनों के लिए रिपीट करेंगे आप कि एक आम आदमी को मारा जाए, पीटा जाए और ये लोग यहाँ पर रोष प्रकट करने के लिए खड़े हों और 10 दिन के बाद अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। आप इसलिए रिपीट करना चाहते हैं? आप किस लिए रिपीट करना चाहते हैं, इसका जवाब दीजिए आप। और मुख्यमंत्री जी, अगर आपके पास जवाब हो तो आप ज़रूर दीजिएगा इनको, क्योंकि एक व्यक्ति की परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है, महिलाओं के साथ जो काम किया जा रहा है। भाई साहब ये बताइए, ऊना इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आपको मीडिया हम इतने दूर क्यों मिले? बड़सर में आपने कॉल किया, स्पेशली आपने बुलाया, यहाँ पर मीडिया नहीं था क्या? जी सर, ये मैं एक स्पेशल बात एक और आपको बताना भूल गया था कि मेरे साथ जब यहाँ से पुलिस गई उसके बावजूद जो है मेरे ऊपर एक पर्चा हुआ है कि वहाँ पे घर में आकर हमें मारने पड़े। मैं यहाँ से पुलिस प्रोटेक्शन साथ लेके जाता हूँ, एफआईआर मुझ पे भी क्रॉस एफआईआर हुई है। और दूसरी बात सर ये कि यहाँ का जो मीडिया है मुझे अभी तक लगा नहीं है, मैंने 4 से 5 इंटरव्यू दे दिए, ना तो वो पब्लिश हुए हैं और जो अखबार में न्यूज़ आई भी है वो भी ये आई है कि चोर वहाँ पे जो बंदे पकड़े गए हैं वो लोगों ने जो है उनको चोरी के तरीके से, जैसे कि कोई चोर आ गया है, गाँव वालों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। तो अभी तक जो है हमारी आवाज़ जो है जनता तक पहुँची नहीं है। और एक मैं प्रधान होने के नाते जो है इस वक्त जो मेरी मान को जो मेरे को ठेस पहुँचा है, मैं माननीय जयराम जी से ये अपील करता हूं कि पत्रकारों के ऊपर भी जो एक राजनीतिक दबाव रहता है, मैं ये चाहता हूं कि पत्रकारिता को क्यों बदनाम कर रहे हैं, पत्रकारिता क्यों नहीं आगे काम कर रही है। तो एक तो मेरा ये अनुरोध रहेगा। दूसरा अनुरोध सर ये है कि दोषियों को जैसे भी मर्जी है आप वीडियो, मैं चाहता हूं कि सीएम जयराम जो हैं इन वीडियो को खुद देखें और उनको लगे कि क्या कोई पुलिस वाला हो या चाहे कोई मंत्री हो, 100 बंदे के बीच में मेरे से मार खा के बता दे, तो क्या आम जनता मार खाने के लिए बैठी है? और उनके ऊपर मार पड़ने के बाद भी क्या है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है दोषियों के ऊपर। अच्छा उप प्रधान जी, अभी मैं ये एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अभी आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप कह रहे हैं आपके ऊपर भी पर्चा हुआ है, उनके ऊपर भी, अभी आपका ग्रीवेंस क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमें जो है उन लोगों को तुरंत जो है अरेस्ट किया जाए और उसके बाद जो कार्रवाई होती है, जो डॉक्टर की ओपिनियन मिलती है, वो बाद की बात है। लेकिन जो गुंडागर्दी उन्होंने शरेआम गुंडागर्दी की है, यूपी बना के छोड़ा है, क्या उसके ऊपर पुलिस की कोई कार्रवाई बनती नहीं थी? मौके पे 60-70 पुलिस का दल गया, वहाँ से उनको कोई पकड़ के लाया ही नहीं। उन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियों को रोकने का जो है वहाँ पे बाधा डाली, वो कोई गाड़ी उन्होंने अरेस्ट नहीं करी। तो क्या सर उनके ऊपर कोई कानून बनता ही नहीं है? खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो क्या सरकार सोई हुई है या पुलिस प्रशासन सोया हुआ है? सर आप रात को जब गए थे पहले तो कितने लोग आप थे सर? मैं सर देखो, जब मैं गया तो मुझे जब बुलाया गया तो सिर्फ मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरी अपना जो भतीजे की वाइफ है और मेरा ब्रदर, हम 4 लोग वहाँ से गए और साथ में जो है 4 लोग हम पुलिस के लेके गए। जब कोई पुलिस का, जब आपको उप प्रधान का कॉल आया था, उसका कोई कॉल रिकॉर्ड है आपके पास? उसने सर इस लड़के से फ़ोन करवाया था, इसको दबाव में मारा पीटा और इसी के लड़के के फ़ोन से फ़ोन किया। और पहले उसने मेरे फ़ोन पे किया, तो मेरे को आता है मैं रात को फ़ोन साइलेंट करके सोता हूँ, तो फिर मेरी वाइफ के फ़ोन पे फ़ोन आया और जब मैंने फ़ोन उठाया तो मैं एक्चुअली वेल नोन हूँ उस चरणजीत उप प्रधान का भी, तो मैंने जब फ़ोन सुना तो आवाज़ चरणजीत की आई, तो उन्होंने खुद ही बोला कि मैं उप प्रधान चरणजीत बोल रहा हूँ। और उसके बाद जो है उन्होंने मेरे को सारा वाक़या बताया और हम फिर भी मैं अपनी जिम्मेवारी समझते हुए वहाँ पर पुलिस लेके गया सर जी। एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर मैं खड़ा करना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसा कैसे संभव है कि सिर्फ 4-5 लोग जाएं अपनी पत्नी को लेकर, अपनी बहू को लेकर और किसी घर में चोरी करने की बात करें और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, और क्योंकि जिनको मारा गया हो, क्योंकि 60-70 लोग कहीं भी होंगे तो 5 लोग बड़े पहलवान भी होंगे तो उनको भी पीटा जाएगा।
अब किसी व्यक्ति ने उनको बुलाया है और उनके भाई को, उनके भतीजे को वहाँ पर रख के बुलाया है, तो जाहिर सी बात है एक प्रधान, उप प्रधान होने के नाते भी जाना था और वैसे भी जाना था। क्या आप ये बताइए, जब पुलिस के पास आप आए होंगे इस मामले को, एसपी साहब से मिले होंगे आप आकर, तो क्या उन्होंने इसके ऊपर आश्वासन दिया आपको? सर एसपी साहब मैं कल स्पेशल डीसी साहब को एक पत्र दिया था कि हम जो है आज अगर आरोपी अरेस्ट नहीं हुए तो हम जो है 19 तारीख को जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। तो डीसी साहब ने मुझे जो है वहाँ पे एसपी साहब के पास भेजा था। मैं एसपी साहब के ऑफिस में गया, लेकिन उनके क्वेश्चन थे कि आपकी शादी से आपके घर वाले नाराज़ क्यों हैं, आपने क्यों की उनके जो है उनके खिलाफ जाके शादी। तो सर शादी वहाँ पे सवाल नहीं है, सवाल ये है कि मेरे साथ मारपीट हुई है। तो वहाँ पे भी सर वो मुझे जैसे यहाँ ऐसे लग रहा था कि वो मुझे ही प्रेशराइज कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि आप पैनिक होके बात कर रहे हैं। सर जिस बंदे को इतनी चोटें लगी है, जिस बंदे के साथ को इतनी ठेस पहुंची है, वो पैनिक होके बात नहीं करेगा तो और कैसे करेगा। तो जैसे आपने सुना ही है कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं एसपी साहब पे कि वो कह रहे थे कि आपकी शादी यहाँ पर क्यों हुई। एसपी साहब, आपका कार्य ये नहीं है कि आप किसी को सलाह दें कि उनकी शादी क्या हुई थी। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आपका काम है किसी व्यक्ति अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना। अगर ये अपराधी हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो वो अपराधी तो उनके खिलाफ की जाए। लेकिन अगर वन साइडेड होकर आप किसी का पक्ष लेकर काम करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश को जिस तरह से शांतिप्रिय प्रदेश कहा जाता है, अगर उसमें पुलिस भी इस तरह का बर्ताव करेगी और पुलिस के होते हुए लोग पिट जाएंगे तो फिर पुलिस के ना होने का फ़ायदा क्या है। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से जी कुछ कहना चाहते हैं? और जी सर, और सर एक और मैं अन्य बात बोलने भूल गया था। बातें इतनी हो चुकी हैं सर कि मेरे को पूरी बातें भी याद नहीं आ रही है। ये एक वीडियो हमारे पास और आई है, जिस वीडियो में वो शरेआम में जो है मेरे भतीजे को पीट रहे हैं और इसको बोल रहे हैं कि बोल तू चिट्टा बेचता है। और वो जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, हमारे पास पहुंच गई है। तो क्या उन लोगों का हक है कि कौन चिट्टा बेचता है, कौन शराब बेचता है, कौन क्या बेचता है? वो लोग ये जानने के हकदार हैं कि वो किसी बंदे को अकेले को मार रहे हैं और उसको प्रेशराइज कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं कि तू बोल मैं चिट्टा बेचता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपकी वाइफ भी हैं, यहाँ पर आपका नाम बताइए क्या है? रिया। रिया, अभी आपकी शादी हुई है, आपके माँ बाप भी वहाँ उस जहाँ पर आपके पति को बांधा था ले जाकर, क्या आपके माँ बाप भी वहाँ थे, आप भी क्योंकि वहीं थे? सर मेरे मम्मी पापा वहाँ पर थे, पापा ने कुछ नहीं बोला, मम्मी भी मेरे पास ही थे। पहले इनको मारा होगा, मेरे को नहीं उस चीज़ के बारे में पता। तो आपके पापा ने इनको बचाने का कोई बार प्रयास कुछ बोला ही नहीं, ना वो मारने वालों में से ना वो बचाने वालों में से। आपकी जो शादी हुई है वो क्या उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है? मर्जी के खिलाफ हुई है। बट ये था कि शादी के बाद हम बात करते थे फ़ोन पे। अच्छा। चाहे वो उस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन ही लेते थे कि हम तेरे से बात नहीं करेंगे, बट बात करते थे। हाँ जी। अच्छा, आपका ये मैडम कौन है? आप इनकी वाइफ हैं। चलिए, आप साथ में रात को गए थे, तो जैसे इन्होंने बातें बताई हैं, आपको क्या लगा वहाँ पर जाकर? क्या है जो हमारी वीडियो बनाई, वो खुद जो वहाँ का प्रधान जिसको फ़ोन करा, चाचा जी ने जिसका फ़ोन आया, चरणजीत, उसने वीडियो बनाई हमारी। उप प्रधान ही ये काम कर रहा है, तो बाकी वीडियो बनाई मारते हुए सर, कपड़े पूरे ऊपर उठा के अश्लील वीडियो बनाई है सर मेरे साथ। सर आप लोगों का पुलिस ने एक बार भी नहीं सुना? आपने कोई कंप्लेंट दी पुलिस को अपनी तरफ से? सर सब जी सर, हमने तो कंप्लेंट दे रखी है सर, सुन ही नहीं रहे हैं हमारे एक्शन नहीं हो रहा कोई भी, हम क्या करें सर? आम लाइफ तो आम जनता कहाँ जाएगी अगर पुलिस भी नहीं सुनेगी हमारी बात? तो डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो गई ना एक तरफ से। कितने दुख की बात है जहाँ एक सरकारें महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हैं, जहाँ ये बात हमेशा हम कर रहे हैं कि महिलाओं का दर्जा ऊपर उठाना है, महिलाओं को हमने सम्मान देना है। ये महिलाएं मीडिया के सामने बोल रही हैं कि उनके, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकारें, हमारे पुलिस सब कठपुतली बन चुके हैं। कौन है इसके पीछे और कौन है जो इन महिलाओं के साथ इस तरह की बदतमीजी करने के बावजूद भी चुप है? लोग सड़कों पे उतरते हैं तो सरकार उनको डराती है, और आज इस तरह की ये बातें यहाँ पर देखिए, इतनी महिलाएं खड़ी हुई हैं, कौन रिस्पेक्ट करेगा? और क्यों उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? और कितना दिन डरते रहेंगे इन लोगों से? ये चंद मुट्ठी भर लोग जो, चाहे वो पॉलिटिकल शेल्टर्ड हैं, चाहे वो किसी आदमी का सपोर्ट लेकर आते हैं, ये लोगों को डराते रहेंगे। अगर लड़के लड़की ने शादी की है तो उसका प्रावधान है, कोर्ट बने हैं, पुलिस बनी है। अगर कोई सिस्टम अलग है तो उसको, एक लड़के लड़की ने शादी थोड़ी ना करी, हज़ारों लोग शादियाँ कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं। सरकार ने नियम बनाया है, लेकिन इसकी आड़ में आप इस तरह से प्रताड़ित करें लोगों को और मीडिया चुप बैठा रहे। बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि जिस मीडिया पर लोग भरोसा करते हैं, जिस मीडिया को लेकर लोग उम्मीद रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि वो मीडिया हमारी बात सरकार तक पहुंचाएगा,
वही मीडिया चुप है, वही हमारे अधिकारी डीसी साहब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एसपी साहब ने उनसे सवाल पूछे, हमारे मंत्री जी इस पर क्या सवाल करेंगे, क्या जवाब करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बहरहाल ये बहुत ही गुंडागर्दी वाला जो मामला है, इससे लोगों को निकलना पड़ेगा और सरकारों को ये समझना पड़ेगा कि ये लोग, ये जनता वो है जिसने एक एक वोट देकर आपको सरकार बनाया है। देखिए कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, हर व्यक्ति इस उम्मीद में खड़ा है कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ अगर ऐसे मिलेगा महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए तो फिर कैसे हमारा देश चलेगा। यहाँ पर देखिए सभी लोग खड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति आज पीछे रहना चाहता है, पंक्ति में पीछे खड़ा होना चाहता है। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी गलती है कि हमें कोई देख ना ले, हमें कोई बोल ना ले, हमें कोई ये ना कहे कि आप इसमें क्यों बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को हमारी सरकारों को ज़रूर समझना पड़ेगा और लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करना पड़ेगा। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।